गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। तो दोस्तों, अपन ने शुरुआत की थी रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो कक्षा 6 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें आरबीएससी की, उसमें से वन लाइनर क्वेश्चनों की अपन ने शुरुआत की है दोस्तों। और डेली अपन 3 या 4 पार्टों के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं और आपका मतलब वीडियो देखने से इसकी रिवीजन भी हो जाएगी, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। हमने कक्षा 6 से शुरुआत की है, फिर कक्षा 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे दोस्तों। तो एक महीने में लगभग हम कवर कर लेंगे सभी पाठों को। तो चलते हैं दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है वो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो कक्षा 6 में वैसे शुरुआत में शुरू में थोड़े सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद में मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन वो टफ भी आते जाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी में। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति जो 6वीं क्लास का पार्ट है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी लगता है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लग रहे हैं उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देख सकते हैं वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में दोस्तों यहाँ पर बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल और एक कौन सा होता है, उत्तर वैदिक काल। तो वेदों को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है वेदों के लिखे जाने के आधार पर। किसके आधार पर? वेदों को लिखे जाने के आधार पर। अब हम देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेदों की क्या होती हैं? 4 संख्या होती हैं। तो वेद कितने होते हैं दोस्तों? तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद यहाँ पर कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ध्यान में रखना, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। यज्ञों में प्रयुक्त होने वाला मंत्र किस वेद में मिलता है? तो यज्ञ में जो मंत्र हैं तो वो कौन से वेद से मिलते हैं? अपने को यजुर्वेद से मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको है, देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? देवताओं की पूजा के जो मंत्र हैं वो कौन से वेद में मिल रहे हैं? तो ये मिलते हैं साम वेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का उद्भव किस वेद से हुआ? तो भारतीय जो संस्कृति बनी वो कौन से वेद से बनी? तो वो बनी सामवेद से। तो दोनों ध्यान रखना है, देवताओं को पूजा के जो सभी मंत्र मिलते हैं वो भी सामवेद से मिलते हैं, और भारतीय संगीत का जो उद्भव माना जाता है वो भी कहाँ से माना जाता है? सामवेद से। अगला है, चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? तो चिकित्सा विधि का ज्ञान कौन से वेद से मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद से। कौन से वेद से? अथर्ववेद से मिलता है। फिर देखो, वेद के कितने भाग हैं? तो वेद के 4 भाग हैं दोस्तों। एक है संहिता, ब्राह्मणिक, आरण्यक और उपनिषद। ये वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है, जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? तो कितने संस्कार बताए गए हैं दोस्तों? 16 संस्कार बताए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। तो ये कक्षा 6 के क्वेश्चन हम दोस्तों देख रहे हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो आश्रम कितने बताए गए? 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो दोस्तों ये 4 आश्रम बताए गए हैं वैदिक संस्कृति में। फिर अगला है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? किस वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर बांटी गई है? तो कर्म के आधार पर बांटी गई है। तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म। फिर अगला है, आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों? कुटुंब को माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। फिर है, कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है? तो क्या बनता है? ग्राम। कई कुटुंब है, कबीले मिलकर के क्या बनता है? गांव बनता है। तो फिर आगे देखो, ग्रामों के मिलने से क्या बनता है? गांव के मिलने से क्या बनता है? विष बनता है। तो ध्यान में रखना आपको। फिर विष का मुखिया कौन होता है? तो विष का मुखिया कौन होता है? विषपति होता है। विष का मुखिया कौन होता है? विषपति। फिर विष मिलकर के किसका निर्माण होता है?
तो किसका निर्माण होता है? जन। और जन का शासक क्या कहलाता है? राजन या जनपति कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। तो ये आपको ध्यान में रखना, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, वैदिक काल में खिल्य भूमि किसे कहा गया है? तो खिल्य भूमि किसको कहा गया है? जो भूमि बंजर होती है उसे हम क्या कहते हैं? खिल्य भूमि। बंजर भूमि को क्या कहा गया है? खिल्य भूमि कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता है? पणी। क्या कहते हैं? पणी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? तो कौन से सिक्के के बारे में पता चलता है? निष्क। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। फिर वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? तो कौन सी पद्धति चलती थी? वस्तु विनिमय, वस्तु का लेन देन, ये पद्धति चलती थी वैदिक काल में। फिर है ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। तो नदियों के आप देख सकते हैं दोस्तों, उस समय क्या नाम थे और वर्तमान में इसके नाम क्या हैं? कुंभा को वर्तमान में क्या कहते हैं? काबुल। कुर्मुदा, कुठम, गोमती, गोमल और सुवस्तु को क्या कहते हैं? स्वात कहते हैं दोस्तों। तो ये नदियों के नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिंधु नदी है तो उसको सिंध। वितस्ता को क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। विपाशा, विपाशा को व्यास। परुष्णी, परुष्णी को क्या कहते हैं? रावी। अस्कनी, अस्कनी को क्या कहते हैं? चिनाव। और शतुद्री को क्या कहते हैं? सतलज। और दृश्यवती को का वर्तमान नाम क्या है? सरस्वती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके ये प्रश्न है वैदिक सभ्यता की। दोस्तों ये अपना कंप्लीट पार्ट हो गया। 6ठी क्लास के कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वैदिक सभ्यता के पार्ट से। अगला आपका देख सकते हैं यहाँ पर, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य से संबंधित जुड़े जो प्रश्न है वो अपन इस वीडियो में अभी करने वाले हैं कवर। तो ये अगला 6ठी क्लास का पार्ट है दोस्तों, आपके सिलेबस में लगता है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। तो जन समूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जनपद। फिर बड़े जनपदों के छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का निर्माण हुआ। फिर यह महाजनपदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती हैं। फिर 16 महाजनपदों की राजधानी, यहाँ पर आप देखेंगे 16 महाजनपदों की ये राजधानी, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, कि चंपा के अंग अच्छे हैं। फिर मगध, मगध की राजधानी कहाँ पर है? पाटलिपुत्र है। फिर काशी, काशी की कहाँ पर है? वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती। वज्जी, वज्जी की कहाँ पर? वैशाली। मल, मल की कुशीनारा या पावा। चेदी, चेदी की कहाँ है? शक्तिमती। और अगला है वत्स, तो वत्स की राजधानी कहाँ पर है? कौशाम्बी। उसके बाद में कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। और पांचाल, पांचाल की कहाँ? अहिछत्रपुर या काम्पिल्ले। तो दोस्तों ये 10 महाजनपद हो गए। फिर अगला है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ पर है? विराटनगर। फिर सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ पर है? मथुरा में। फिर अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी और महिष्मती, उत्तरी और दक्षिणी। फिर है कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ पर है? राजपुर। ठीक है, कंबोज यह ठीक है। फिर गांधार की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तक्षशिला। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांधार की राजधानी कहाँ पर है? तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाटक भी। तो ये 16 महाजनपद काल है जो 6ठी क्लास में जो दिया हुआ है, 10वीं क्लास में इसमें विस्तृत आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगली अपडेट, अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया? तो कौन से में? मत्स्य जो जनपद हैं उनकी राजधानी विराटनगर में। फिर महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया? तो सबसे शक्तिशाली किसे माना गया? काशी को माना गया है।
फिर है रामायण काल में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? तो अयोध्या किसको बताया गया है? कौशल को। फिर है बौद्ध काल में कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। फिर महाभारत में उल्लिखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से है? तो शिशुपाल का किन से है? चेदी से। फिर सूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो यादव राजवंश में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद काल का अंग है? तो ये गांधार जनपद का है। फिर है महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? गणपति। फिर है भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य किस महाजनपद काल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मगध को कहा जाता है। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो हाथी महत्वपूर्ण अंग है। फिर अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्जर। कौन सी थी? गिरिवज्जर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान व समृद्धि में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना गया है? तो किसका माना गया है? अजातशत्रु। जो राजा है अजातशत्रु, उसका माना गया है। फिर किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? तो मगध की सेना में वृद्धि नंदवंश ने की। फिर नंदवंश के शासक के पतन के का मुख्य कारण क्या था? अतिरिक्त कर लगाना, ये इसका मुख्य कारण था। फिर नंदवंश के बाद मगध का राजा कौन बना? तो ये कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर कल अपन पढ़ने वाले मौर्य एवं गुप्त कालीन भारत के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये छठी क्लास के 2 पार्ट हमने यहाँ पर कवर करे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करो। हम सारे 12वीं तक के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं पार्टों के, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए। तो दोस्तों धन्यवाद।